कुछ ही सेकंड में दोनों पक्षों के लोग पहाड़ पर चढ़ गए। यान परिवार की तरफ से पार्थ समेत कुल 11 लोग थे। वालिया परिवार की तरफ से जयेश समेत 13 लोग थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह संख्या या ताकत के आधार पर था। वालिया परिवार वर्तमान में यान परिवार से श्रेष्ठ था। पहाड़ के बाहर चंद्रप्रकाश के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उसके चेहरे पर निशान कांप रहा था। दूसरी तरफ देवराज भौं चढ़ाए हुए साथ वहां खड़ा था। देवराज, मुझे यकीन है कि तुम अभी चिंतित और डरे हुए हो। अगर जयेश अपनी पूरी ताकत से हमला करता है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे यान परिवार का कोई भी आदमी पहाड़ से जिंदा निकल पाएगा? चंद्रप्रकाश ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। तुम एक नश्वर कोर योद्धा को मूल्यांकन में भाग लेने की अनुमति देकर बहुत नीच हो। यान परिवार के नश्वर कोर योद्धा ने गुस्से में कहा। देवराज ने अपने हाथ हिलाकर उस आदमी को बहस बंद करने का संकेत दिया। चूंकि यह पहले ही तय हो चुका था, इसलिए वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि दोनों समूह पहाड़ में केवल अपनी क्षमताओं से जानवरों का सामना करें और उन्हें मारें, और वे कभी एक दूसरे से न टकराएं, खासकर जयेश से। उनके बीच का रिश्ता आग और पानी जैसा था। अगर वे पहाड़ के अंदर एक दूसरे से टकरा जाते तो लड़ाई अपरिहार्य थी, और एक बार वे लड़ पड़े तो यह जीवन और मृत्यु का मामला होगा। कर्ण और अन्य 2 लोग शांत भाव से एक तरफ खड़े हो गए। उन्हें वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि देवराज और चंद्रप्रकाश ने क्या कहा। वे जानते थे कि दोनों परिवार दुश्मन थे। इस मूल्यांकन के दौरान किसी की मृत्यु हुई या नहीं और कितने लोगों की मृत्यु हुई, उन्हें वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। यह किसी भी लड़ाई में एक सामान्य बात थी। ऊर्जा प्रांत में 4 बड़े संप्रदायों के बीच झगड़े यान परिवार और वालिया परिवार की कल्पना से कहीं परे थे। पहाड़ के भीतर यान परिवार के लोग इकट्ठा हो रहे थे। सभी ने देव और पार्थ को देखा। यहां वे दोनों ही उनके लीडर थे। भाई देव, अब हमें क्या करना चाहिए? किसी ने पूछा। सभी लोग अलग हो जाएं और अपनी अपनी क्षमताओं से जानवरों को मार डालें। हम 4 घंटे बाद फिर से यहां इकट्ठा होंगे। फिर हम मारे गए जानवरों की संख्या गिनेंगे। ये हमारे लिए एक शानदार अनुभव होगा। शिकार करते समय वालिया परिवार समूह, खासकर जयेश से दूर रहने की पूरी कोशिश करें। देव ने गंभीर भाव से सबको बताया। ठीक है, समझ गया। सभी ने अलग होने से पहले अपना सिर हिलाया। वे सभी अलग अलग दिशाओं में चले गए। भाई पार्थ, हम भी अपने दम पर लड़ेंगे। जयेश का लक्ष्य तुम हो, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। देव ने पार्थ की ओर देखा। जरूर, तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। पार्थ ने देव के कंधे को थपथपाया, इससे पहले कि वह मुड़कर पहाड़ की ओर चला जाता। उसी समय दूसरी तरफ वालिया परिवार के लोग भी इकट्ठा हो रहे थे। भाई जयेश, अब हमें क्या करना चाहिए? समूह में रहें या अलग हो जाए? किसी ने पूछा। हर कोई जयेश की ओर देख रहा था। अब वह उनका लीडर था। सब लोग सुनो, जानवरों को मारना हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है। आज हमारा लक्ष्य मिस्टी रेन टॉवर से सभी को मारना है। एक बार जब हम उन सभी को मार देंगे तो हम उनके द्वारा मारे गए जानवरों को ले जा सकते हैं और उनका उपयोग स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में शामिल होने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार जब यान परिवार की सभी युवा पीढ़ी मर जाएंगे तो देवराज का पतन हो जाएगा। पूरा शहर हमारे वालिया परिवार के हाथों में आने में बहुत समय नहीं लगेगा। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। जयेश ने क्रूर हंसी निकाली। वह चतुर और दुष्ट था। वह हमेशा दूसरों की तुलना में भविष्य को अधिक दूर तक देख सकता था। भाई जयेश एक नश्वरकोर योद्धा है। भाई जयेश के यहां आने से यान परिवार के लोग खत्म हो जाएंगे। हम उस क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू करेंगे जहां यान परिवार समूह स्थित है। किसी ने अत्यंत प्रसन्न भाव से कहा। चलो चलें, अपना स्थान तय करो और अलग हो जाओ। मैं उस पार्थ को ढूंढने जाऊंगा। जब उसने पार्थ का जिक्र किया तो जयेश की आंखों में एक कपटी नजर भर आई। यह पार्थ उसके लिए इस पहाड़ में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। उसके दोनों भाइयों को इस आदमी ने मार डाला था और वह चाहता था कि पार्थ उसे अपने खून से इसकी कीमत चुकाए। ऊर्जा सागर क्षेत्र में मौजूद राक्षस जानवर ही राक्षस जानवर माने जा सकते थे। ऊर्जा सागर क्षेत्र के नीचे के जानवर अपनी बुद्धि को जागृत नहीं कर सकते थे।
इसलिए उन्हें केवल जंगली जानवर ही कहा जा सकता था। एक बार जब कोई दानव जानवर ऊर्जा सागर क्षेत्र में पहुंच जाता है तो उनकी बुद्धि पूरी तरह से जागृत हो जाती है। उनकी बुद्धि लगभग किसी इंसान से अलग नहीं होती, लेकिन दानव जानवर ज्यादा मजबूत ऊर्जा, खून और शक्तिशाली शरीर के साथ पैदा होते हैं। इसलिए जब एक ही स्तर का इंसान और दानव जानवर एक दूसरे से मिलते हैं तो दानव जानवर को स्वाभाविक रूप से फायदा होता है। पार्थ बहुत तेजी से बढ़ा और जल्द ही वह पहाड़ में 100 मील से ज्यादा अंदर चला गया। पहाड़ के बाहरी हिस्से में मौजूद राक्षस जानवर ज्यादातर कमजोर थे। वे वास्तव में पार्थ का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके। इस यात्रा का उसका लक्ष्य एक राक्षस कोर था। सरसराहट। पार्थ के ठीक सामने एक झाड़ी थी जिसमें मुरझाई हुई बेलें थीं। वहां से सरसराहट की आवाज गूंज रही थी। पार्थ के कान थोड़े से हिले और उसने अपनी नजर उस ओर घुमाई। उसने तुरंत मुरझाई हुई बेलों से एक बड़ी काली आकृति को निकलते देखा। यह एक काली धारीदार गैंडा था जो 2 मीटर लंबा था। इसका शरीर काला था और इसके सिर पर सुनहरी धारियां दिखाई दे रही थीं। अभी काली धारीदार गैंडा पार्थ को खून की प्यासी नजर से देख रहा था, जैसे कि उसने अभी अभी अपने शिकार का सामना किया हो। दहाड़ काली धारीदार गैंडा पार्थ की ओर कदम दर कदम बढ़ते हुए गुर्राया। जब भी उसका लोहे का खुर जमीन पर पड़ता तो बड़ी बड़ी धमाकेदार आवाजें निकलतीं। काली धारीदार गैंडे का सबसे शक्तिशाली हथियार उसका खुर था। उसके सामने खड़ा काला धारीदार गैंडा मध्य ऊर्जा सागर क्षेत्र में पहुंच गया था। उसका काला खुर सबसे कठोर चट्टानों को आसानी से चकनाचूर कर सकता था। वाकई बहुत शक्तिशाली। अगर लड़ाई के दौरान खुर प्रतिद्वंद्वी पर लग जाता तो परिणाम भयानक होता। चलो भी, पार्थ ने अपनी उंगलियों से काले धारीदार गैंडे को चिढ़ाते हुए कहा। दहाड़। इस ताने ने स्पष्ट रूप से काले धारीदार गैंडे को भड़का दिया था। वह गुस्से में गुर्राया और पार्थ की ओर ऐसे दौड़ा जैसे कि उसे कोई रोक न सके। धमाका, धमाका। जंगल ऐसे हिल रहा था जैसे कि भूकंप आया हो, क्योंकि काली धारीदार गैंडे के लोहे के खुर जमीन पर टकरा रहे थे। जब पार्थ और काली धारीदार गैंडे के बीच की दूरी सिर्फ 2 मीटर रह गई थी तो विशालकाय काली धारीदार गैंडा अचानक हवा में उछल पड़ा। उसका चमकता हुआ लोहे का खुर पार्थ के सिर की ओर बढ़ रहा था। वह तेज और उग्र था। सिर्फ उसकी हरकतें ही किसी को भी मौत के घाट उतार सकती थीं। लेकिन दुर्भाग्यवश काले धारीदार गैंडे का सामना पार्थ से हो गया। दरार। पार्थ ने अपनी मुट्ठी को तब तक कसकर बंद किया जब तक कि उसमें से चटकने की आवाज नहीं आई। उसकी मुट्ठी से शक्तिशाली ऊर्जा निकली और बिजली गिरने की तरह उसकी मुट्ठी काले धारीदार गैंडे के लोहे के खुर से टकराई। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक की साधना करने के बाद उसकी ऊर्जा और रक्त अधिक से अधिक मजबूत होते गए, साथ ही उसका शरीर भी मजबूत होता गया। यहां तक कि शक्तिशाली दानव जानवर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। ब्लैक स्ट्राइप्ड राइनो जैसे शक्तिशाली दानव जानवर के साथ आमने सामने लड़ना ही वह अभी चाहता था। यह देखकर कि उसकी आंखों के सामने खड़ा नन्हा मानव उसके लोहे के खुर से केवल मुट्ठी से लड़ने की कोशिश कर रहा है, काले धारीदार गैंडे ने पार्थ की ओर उपहासपूर्ण आंखों से देखा। टकराना। मुट्ठी और खुर आपस में टकराए। टक्कर से शक्तिशाली लहरें पैदा हुईं जो जमीन पर पड़ी पत्तियों को उड़ा ले गईं। इतने जोरदार झटके के कारण काले धारीदार गैंडे की आंखों में दिखावटी भाव तुरंत डर में बदल गया। दरार। काले धारीदार गैंडे का पैर पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर गया था। उसकी त्वचा से खून बह रहा था और मजबूत खुर में भी कुछ दरारें थीं। ओह ऊ! काली धारीदार गैंडा दर्द से चीख उठा। विशाल और मजबूत शरीर उड़ता हुआ 2 मीटर दूर जमीन पर जा गिरा। इस जोरदार टक्कर से जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। पार्थ काले धारीदार गैंडे के सिर के ठीक ऊपर हवा में उछला और उसकी ओर एक मुक्का मारा। मुक्का काले धारीदार गैंडे के सिर पर सटीक लगा। इस मुक्के से उसका सिर फट गया और उसकी खोपड़ी से तुरंत एक चमकीला मोती निकल आया। पार्थ ने तुरंत इस काले मोती को पकड़ लिया। काली धारीदार गैंडा कुछ देर तक कांपता रहा, फिर अचानक उसकी हरकतें रुक गईं। उसकी मौत भयानक थी। अगर किसी ने इस लड़ाई को देखा तो वे इतने हैरान हो जाएंगे कि उनके जबड़े खुले रह जाएंगे। कोई आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है और मध्य ऊर्जा सागर क्षेत्र में एक काले धारीदार गैंडे को सिर्फ 2 मुक्कों से कैसे मार सकता है?
पार्थ के लिए मध्य ऊर्जा सागर क्षेत्र में एक काले धारीदार गैंडा बहुत कमजोर था। भले ही वह पीक ऊर्जा सागर क्षेत्र में हो, वह उसे आसानी से मार सकता था। काली धारीदार गैंडे की राक्षसी कोर मुट्ठी जितनी बड़ी थी, यह पारदर्शी थी और इसके अंदर से एक मजबूत ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी। दानव जानवर की कोर उनके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह दानव जानवर के स्रोत का प्रतिनिधित्व करती थी, जो इसका सबसे आवश्यक घटक था। पार्थ ने अपना मुंह खोला और राक्षसी कोर को अपने मुंह से निगल लिया। यह क्रिया अगर किसी और ने देखी होती तो वह भी सदमे से बेहोश हो जाता। दानव कोर को सीधे निगल लेना इस दुनिया की सबसे बेवकूफ़ी भरी बात थी। हर कोई जानता था कि इंसानों और दानव जानवरों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि दानव जानवर की कोर में बहुत ज्यादा मात्रा में शुद्ध ऊर्जा होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी होती हैं जिन्हें इंसान अवशोषित नहीं कर सकता। ये अशुद्धियां दानव जानवर के एक खास हिस्से की होती हैं। यही कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति दानव कोर प्राप्त करता था तो वह उसे पैसे या गोलियों के बदले में देता था या खुद ही उसका इस्तेमाल गोलियां बनाने के लिए करता था। अगर कोई इसे अवशोषित करना भी चाहता था तो उसे दानव कोर में मौजूद सभी अशुद्धियों को धीरे धीरे खत्म करना पड़ता था। पार्थ की तरह सीधे दानव कोर को निगलना आत्महत्या करने के समान था। बेशक पार्थ खुद को मारने वाला नहीं था। उसने जो किया उसके पीछे एक कारण था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक परम स्वर्गीय तकनीक था। जब वह इस तकनीक के शिखर पर पहुंच गया तो वह ड्रैगन में तब्दील हो सकता था। ड्रैगन क्या था? यह एक पौराणिक प्राणी था, सभी प्रजातियों में सबसे महान अस्तित्व। इसके अलावा ड्रैगन परिवर्तन तकनीक वाले शास्त्र में उल्लेख किया गया था कि इस तकनीक के साथ साधना करने पर कोई भी इस दुनिया में किसी भी दुर्लभ रक्त रेखा को अवशोषित करने में सक्षम होगा। वे सभी शक्तिशाली दानव जानवर पार्थ के अवशोषण लक्ष्य थे। वह रक्त रेखाओं को अवशोषित कर सकता था। दानव कोरों का तो कहना ही क्या। जब दानव कोर को निगल लिया गया तो उसने तुरंत ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना शुरू कर दी। 5 ड्रैगन मार्क्स को कुछ निर्देश मिले और वे तुरंत दानव कोर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। कुछ ही मिनटों बाद पार्थ द्वारा दानव कोर को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया था। भीतर की शुद्ध ऊर्जा शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गई थी। जहां तक दानव कोर में अशुद्धियों की बात है, उन्हें साफ कर दिया गया था और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दिया गया था, जिसे कुछ ड्रैगन मार्क्स द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। भनभनाना ऊर्जा सागर में कुछ देर तक कांपने के बाद छठा ड्रैगन मार्क, जो पहले मुश्किल से दिखाई देता था, अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। मध्य ऊर्जा सागर क्षेत्र ब्लैक स्ट्राइप्ड राइनो बहुत कमजोर था। दानव कोर को अवशोषित करने के बाद भी यह वास्तव में मुझे बहुत मदद नहीं करता है। अगर मैं पीक ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे और अधिक उच्च स्तर की दानव कोरों की आवश्यकता होगी। उन दानव जानवरों को मेरे वर्तमान स्तर से अधिक उच्च स्तर पर होना चाहिए। पार्थ ने मन ही मन सोचा। काली धारीदार गैंडा ताकतवर था, लेकिन वह जिस ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना कर रहा था, उसने उसकी क्षमता को दूसरों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ा दिया था। यही कारण था कि वह एक अथाह गड्ढे की तरह था, जिसे दूसरों की तुलना में बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके अलावा ब्लैक स्ट्राइप्ड राइनो एक सामान्य दानव जानवर है। इसके पास कोई विशेष रक्त रेखा नहीं है। जिन दानव जानवरों के पास विशेष रक्त रेखाएं होती हैं, उनमें ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं होती हैं। अगर मैं उन जानवरों में से किसी एक की दानव कोर को अवशोषित कर सकता हूं, तो मैं अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक के साथ उनकी ईश्वर प्रदत्त क्षमता का उपयोग कर पाऊंगा। पार्थ ने चमकती आंखों से सोचा। यह ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का सबसे शक्तिशाली हिस्सा था, जिसमें कई विशेष रक्त रेखाओं को एक में मिलाना और रक्त रेखाओं को अवशोषित करके विशेष ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं प्राप्त करना शामिल था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक की भविष्य की संभावना पार्थ की कल्पना से परे थी। बेशक पार्थ को अपने भविष्य से बहुत उम्मीदें थीं। उसका वर्तमान जीवन उसके पिछले जीवन से कहीं ज्यादा अद्भुत होने वाला था। टकराना। इसके बाद इतनी जोरदार आवाज आई कि धरती हिल गई। एक विशाल सफेद बाघ एक विशाल पेड़ से टकराया और जमीन पर गिर गया।
सफेद बाघ के सिर में एक बड़ा छेद देखा जा सकता था। सफेद बाघ के बगल में एक युवा व्यक्ति खड़ा था जिसने एक सामान्य सफेद लबादा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक दानव कोर थी। उसके होठों पर थोड़ा ऊपर की ओर झुकाव दिखा रहा था कि वह संतुष्ट था। यह युवक पार्थ था। काले धारीदार गैंडे को मारने के बाद सफेद बाघ चौथा मध्य ऊर्जा सागर दानव जानवर था जिसे उसने मारा था। पार्थ ने कुछ भी बर्बाद नहीं किया क्योंकि उसने दानव कोर को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। दुर्भाग्य से सभी 4 मध्य ऊर्जा सागर दानव कोरों को अवशोषित करने के बाद उसके ऊर्जा सागर में छठा ड्रैगन मार्क अभी भी पूरी तरह से नहीं बना था। मेरी आंतरिक क्षमता जितनी मजबूत होगी, मुझे उतने ही अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। ऐसा लगता है कि मुझे अपने वर्तमान स्तर से उच्च दानव जानवरों की खोज करनी होगी। इसके अलावा पीक ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 8 ड्रैगन मार्क्स बनाने की आवश्यकता होगी। पार्थ ने मन ही मन सोचा। अभी वह पहाड़ में 200 मील चला गया था, लेकिन उसे अभी तक किसी भी शक्तिशाली राक्षस जानवर का सामना नहीं करना पड़ा था। उसे किसी भी विशेष वंश वाले राक्षस जानवर से भी मुलाकात नहीं हुई थी। हालांकि मूल पर्वत बड़ा है, फिर भी यह संत कॉन्टिनेंट की सीमा पर स्थित है। यहां एक मजबूत दानव जानवर को ढूंढना बहुत मुश्किल है और एक विशेष रक्त रेखा वाले दानव जानवर को ढूंढना और भी मुश्किल है। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। ये पूर्वी महाद्वीप की सीमा के अलावा संत महाद्वीप की सीमा भी थी। यहां प्राकृतिक ऊर्जा कमजोर थी। इसकी तुलना में स्वर्गीय महाद्वीप में प्राकृतिक ऊर्जा कम से कम कुछ 100 गुना अधिक समृद्ध थी। किसी स्थान की प्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों की मात्रा को दर्शाती थी जिसका योद्धाओं और दानव जानवरों पर शक्तिशाली प्रभाव था। ठीक इसी समय पार्थ के ठीक सामने जंगल से अचानक ठंडी हवा चली। इस ठंडी हवा के साथ बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी जिसे सूंघने वाले को उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। पार्थ ने एक बार इसे सूंघा और तुरंत चक्कर आने लगा, लेकिन अगले ही पल दुर्गंध उसके शरीर में मौजूद ड्रैगन मार्क्स द्वारा अवशोषित कर ली गई। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक सबसे बड़ी यांग विशेषता वाला तकनीक था। यह सभी बुरी यिन ऊर्जाओं का स्वाभाविक दुश्मन था। दूसरी ओर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक इस दुनिया में किसी भी चीज को अवशोषित कर सकता था। जिन चीजों को यह अवशोषित नहीं कर सकता था वे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थीं। यह इस तकनीक के बारे में सबसे भयावह भागों में से एक था। जहर। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक वास्तव में अद्भुत है। यह जहर को भी अवशोषित कर सकता है। पार्थ को थोड़ा झटका लगा। यह गंध एक बहुत ही जहरीले जीव की थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वह उसे इतना चक्कर नहीं दिला पाता। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक वास्तव में जहर को अवशोषित कर सकता था। सरसराहट। उसके सामने सरसराहट की आवाज आई। पार्थ चौंका और उसने देखा कि एक बड़ा अजगर उसकी ओर आ रहा है। विशाल अजगर 3 मीटर लंबा था। उसका शरीर गोल बैरल जितना मोटा था और वह हरे रंग के शल्कों से ढका हुआ था। एक जोड़ी आंखें पार्थ को नरक से आए मृत्यु देवता की तरह घूर रही थीं और उसकी लाल जीभ उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी। विशाल हरे अजगर से जहरीली गैस निकलती रही। सड़ा हुआ। जहां भी यह गुजरा वहां की घास और फूल काले पड़ गए, तुरंत मुरझा गए। इससे साबित होता है कि यह जहरीली गैस कितनी शक्तिशाली थी। हरा नारकीय अजगर, ऊर्जा सागर क्षेत्र। पार्थ की आंखें चमक उठीं। अपने अनुभव के कारण वह एक ही नजर में विशाल हरे अजगर को पहचान सकता था। ग्रीन हेलिश पाइथन एक बहुत ही जहरीला जानवर था। इसके नाम में नरक शब्द मौत का प्रतीक था क्योंकि इसका जहर बहुत शक्तिशाली और तीव्र था। इसका शरीर हरे रंग के शल्कों से ढका हुआ था जिन्हें तोड़ना मुश्किल था। इसी वजह से इसे ग्रीन पाइथन ऑफ डेथ का खिताब मिला। हरा नारकीय अजगर जंगल में अकेला राजा था। इसे राजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि कोई भी अन्य राक्षस जानवर इसके करीब आने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि हरे नारकीय अजगर से ऊंचे स्तर के राक्षस जानवर भी इससे लड़ना नहीं चाहते थे। इसका जहर बहुत तेज और तीव्र था। अगर जहर गलती से शरीर में प्रवेश कर जाता तो परिणाम भयानक होते। यही कारण था कि यह इतना अकेला दिखता था। यहां तक कि एक नश्वर कोर योद्धा भी
पीक ऊर्जा सागर ग्रीन हेलिश पाइथन का सामना करने पर बिना उससे लड़ने की हिम्मत किए ही आगे बढ़ना बंद कर देगा। ग्रीन हेलिश पाइथन एक दुर्लभ सांप प्रजाति थी और इसे ढूंढना मुश्किल था। कोई भी यहां एक को देखने की उम्मीद नहीं करेगा। उसके सामने ग्रीन हेलिश पाइथन स्पष्ट रूप से उस शोर से आकर्षित था जो पार्थ ने उस सफेद बाघ को मारते समय किया था। अभी ग्रीन हेलिश पाइथन ने पहले ही तय कर लिया था कि पार्थ उसका शिकार होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ड्रैगन परिवर्तन तकनीक इस ग्रीन हेलिश पाइथन के जहर को संभालने में सक्षम है? पार्थ ने अपने आप से धीरे से कहा। ग्रीन हेलिश पाइथन एक बहुत ही भयानक दानव जानवर था, लेकिन पार्थ इससे डरता नहीं था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक में बहुत सारी शक्तिशाली शक्तियां थीं जिन्हें पार्थ को अभी तक खोजना था। उसे उन शक्तियों को बाहर निकालना था और उन्हें एक एक करके खोजना था। इसके अलावा पार्थ की क्षमताओं के साथ भले ही ड्रैगन परिवर्तन तकनीक वास्तव में इस हरे नरक अजगर के जहर को अवशोषित नहीं कर सकता था, फिर भी उसके पास इसे संभालने के अन्य तरीके थे। उसके सामने हरा नरक अजगर एक पीक ऊर्जा सागर दानव जानवर था। अगर वह इसकी दानव कोर को अवशोषित कर सकता है तो उसके ऊर्जा सागर में छठा ड्रैगन मार्क पूरी तरह से बनने में सक्षम होगा। यह प्रयास सार्थक था। ग्रीन हेलिश पाइथन ने देखा कि इस इंसान ने उसे देखने के बाद भागने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में एक आश्चर्य की झलक उभरी, लेकिन जल्द ही यह एक क्रूर और मजाकिया नजर में बदल गई। ग्रीन हेलिश पाइथन अचानक खड़ा हो गया। उसकी पूंछ का केवल एक छोटा सा हिस्सा जमीन पर रह गया। उसने ऊपर से पार्थ को घूरा। उसके बाद उसने अपना शरीर हिलाया और ग्रीन हेलिश पाइथन से एक विशाल जाल जैसी हरे रंग की जहरीली गैस निकली जो पार्थ की ओर उड़ने लगी। यह देखकर पार्थ की आंखें चमक उठीं। अपनी क्षमताओं के कारण अगर वह इस हमले से बचना चाहता तो विशाल झर जाल उसे छू भी नहीं सकता था, लेकिन इसके बजाय वह बिना हिले डुले जमीन पर खड़ा रहा। उसने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा, चलो लड़ते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि पार्थ को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि अपने वर्तमान स्तर के साथ अगर वह ग्रीन हेलिश पाइथन के जहर के हमले से बच नहीं सकता तो उसके लिए उससे लड़ने का कोई कारण नहीं होगा। एक बार जब ग्रीन हेलिश पाइथन क्रोधित हो जाता है तो उसके 10 मीटर के भीतर की हर चीज घातक जहर बन जाती है और वह उसके करीब भी नहीं आ पाता। इसलिए उसकी सारी उम्मीदें ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक पर टिकी थीं। वह खुद अनुभव करना चाहता था कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक इतनी बड़ी मात्रा में घातक जहर को सोखने में सक्षम है या नहीं। स्थिर खड़े रहने पर ग्रीन हेलिश पाइथन से निकली घातक जहरीली गैस ने पार्थ को जकड़ लिया था। जहरीली गैस तुरंत पार्थ के शरीर में प्रवेश कर गई। जब ग्रीन हेलिश पाइथन ने देखा कि उसके सामने खड़ा इंसान जहरीली गैस से घिरा हुआ था तो वह बिल्कुल भी नहीं हिला, तो वह चौंक गया और उसे तुरंत झटका लगा। क्या यह इंसान बेवकूफ था? क्या इंसान के दिमाग में कुछ नसें गायब थीं या उसका सिर पहले से ही किसी दरवाजे से दबा हुआ था? यह सिर्फ एक बेवकूफ था। क्या उसे नहीं पता था कि जहरीली गैस के शरीर में प्रवेश करने के बाद वह मर जाएगा? या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि वह इससे बच नहीं पाएगा? क्या इसीलिए उसने लड़ना छोड़ दिया था? चाहे जो भी हो, पार्थ की प्रतिक्रिया ने ग्रीन हेलिश पाइथन को हैरान कर दिया था। जब घातक जहरीली गैस पार्थ के शरीर में प्रवेश करती है तो उसे तुरंत अपने पूरे शरीर में दिल को चीर देने वाला दर्द महसूस होता है। यह एक हरे नारकीय अजगर का घातक जहर था। उसने जहर को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने ऊर्जा सागर में ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक और ड्रैगन मार्क्स को प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिससे वे कुछ प्राचीन जानवरों की तरह उग्र हो गए। ड्रैगन मार्क्स ने अविश्वसनीय गति से जहरीली गैस को अवशोषित करना शुरू कर दिया और बस एक पल में सारा जहर अवशोषित हो गया। न केवल पार्थ को असहज महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह ऊर्जावान महसूस कर रहा था। हा हा हा, पार्थ जोर से हंसने लगा। वह अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक वास्तव में ग्रीन हेलिश पाइथन के घातक जहर को अवशोषित कर सकता है। यह कमाल की बात थी। इसका मतलब था कि वह भविष्य में सभी जहरों से प्रतिरक्षित था। पार्थ को उसका सारा जहर सोखते हुए और ऐसे बर्ताव करते हुए देखना जैसे कुछ हुआ ही ना हो,
यहां तक कि पागलों की तरह हंसते हुए ग्रीन हेलिश पाइथन को बुरा लग रहा था। यह लंबे समय से इस जंगल में सबसे मजबूत अस्तित्व था, लेकिन यह पहली बार था जब वह किसी ऐसे पागल व्यक्ति से मिला था। उसके अपने घातक जहर का इस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। यह कैसे संभव हो सकता है? ग्रड्र हरा नारकीय अजगर अब और नहीं सह सका। वह जोर से दहाड़ने लगा और बहुत क्रोधित हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई छोटा सा इंसान उसके घातक जहर से प्रतिरक्षित हो सकता है। उसने अपना मुंह खोला और कुछ हरा तरल थूक दिया। वह तरल उड़ती हुई तलवारों जैसा था और वह बहुत तेजी से पार्थ की ओर उड़ता हुआ आया। हम पार्थ ने ठंडी कुबड़ निकाली, यह जानते हुए कि उसके ड्रैगन परिवर्तन तकनीक ने उसे घातक जहर से प्रतिरक्षित कर दिया है। उसे अब कोई चिंता नहीं थी। एक हरा नारकीय अजगर जिसने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार खो दिया था, पार्थ की नजर में सिर्फ शिकार था। ग्रीन हेलिश पायथन द्वारा हरे तरल हमले का सामना करते हुए पार्थ की बांह हिल गई और उसने अपनी मुट्ठी को बाहर निकाला, जो कि उज्ज्वल ऊर्जा से ढकी हुई थी। मुट्ठी हरे तरल पदार्थों से टकरा गई। प्लैक! पार्थ उस तरल पदार्थ को नष्ट करना चाहता था, लेकिन वह तरल पदार्थ किसी चिपचिपे पदार्थ जैसा था। वह पार्थ की मुट्ठी पर चिपक गया। शश! मुट्ठी से एक जलती हुई फुफकार गूंजी। पार्थ को तुरंत अपनी मुट्ठी पर एक मजबूत जंग महसूस हुई। हरा तरल छोटे सांपों के झुंड की तरह था जो उसके शरीर में घुस रहा था। क्या बकवास है! पार्थ दर्द से शापित हो गया। हालांकि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक जहर को अवशोषित कर सकता था, फिर भी उसकी मुट्ठी पर दर्द ने उसे अपनी भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। बहुत हो गया तुम्हारे साथ खेलना, अपनी मौत का सामना करो, पार्थ ने हवा में उछलने से पहले चिल्लाकर कहा। उसने अपनी उंगली तलवार की तरह ग्रीन हेलिश पाइथन की ओर तान दी। टकराना! पार्थ ने एक बड़ी सुनहरी उंगली निकाली और एक बड़े विस्फोट जैसी आवाज सुनी जा सकती थी। अपनी ताकत के साथ वह नश्वर कोर क्षेत्र के तहत किसी को भी तुरंत मारने में सक्षम होगा, जिसमें उन मजबूत दानव जानवर भी शामिल हैं। उसके ठीक सामने ग्रीन हेलिश पाइथन के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण भाव था। वह चौंक गया था और अभी भी अपने दिमाग में पिछले दृश्य को याद कर रहा था। वह हरा तरल पदार्थ उसका सबसे घातक जहर था, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और इसने ग्रीन हेलिश पाइथन के दिमाग को पूरी तरह से बदल दिया। विशाल सुनहरी उंगली एक जोरदार विस्फोट जैसी ध्वनि के साथ एक पल से भी कम समय में ग्रीन हेलिश पाइथन के सामने प्रकट हुई। शक्तिशाली 6 सोलर फिंगर जिसने अपनी शक्ति को थोड़ा सा उत्सर्जित किया, उसने ग्रीन हेलिश पाइथन को पूरी तरह से बंद कर दिया था। हरे नारकीय अजगर को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन महसूस हुई और उसने अब प्रतिक्रिया की, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। टकराना! विशाल सुनहरी उंगली ग्रीन हेलिश पाइथन के सिर से 7 इंच नीचे एक बिंदु पर लगी। यह सभी सांपों के लिए एक कमजोर बिंदु था। इससे भी बुरी बात यह थी कि इस पर शक्तिशाली सिंगल सोलर फिंगर तकनीक द्वारा हमला किया गया था। हरा नारकीय अजगर दर्द से चिल्ला उठा। जिस जगह पर उसे मारा गया था, वहां से उसका शरीर 2 टुकड़ों में फट गया था और उसके शरीर का 1 मीटर हिस्सा पूरी तरह से टुकड़ों में फट गया था। एक पीक ऊर्जा सागर ग्रीन हेलिश पाइथन की मौत इतनी भयानक तरीके से हुई कि उसकी लाश अभी भी जमीन पर झूल रही थी। उसकी लाश से बहता हुआ खून भी बहुत जहरीला था। मिट्टी काली हो गई और उसके खून के संपर्क में आने से सभी पौधे तुरंत मर गए। पार्थ ने उस बदबू को रोकने की बहुत कोशिश की और अपने बैग से एक छोटा सा ब्लेड निकाला। फिर उसने ग्रीन हेलिश पाइथन की खोपड़ी को काटा और उसकी राक्षसी कोर को बाहर निकाला। हरे रंग की दानव कोर के भीतर हरा तरल बह रहा था। ये ग्रीन हेलिश पाइथन का स्रोत था और यहीं से उसका सारा जहर निकलता था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्ट के अनुसार, अगर मैं किसी विशेष क्षमता के साथ किसी दानव कोर को अवशोषित करता हूं, तो मैं उसकी ईश्वर प्रदत्त क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस ग्रीन हेलिश पाइथन के दानव कोर को अवशोषित करने के बाद उसका जहर प्राप्त कर पाऊंगा। पार्थ ने अपने हाथ में दानव कोर को घूर कर देखा। अगर वह खुद के लिए जहर ले पाता, तो उसके पास एक और भयावह छिपा हुआ तकनीक होता और वह लोगों को बिना उनकी जानकारी के मार सकता था। जहर!
मेरा हो जाओ। ऐसा कहने के बाद पार्थ ने हरे नारकीय अजगर की राक्षस कोर को निगल लिया। टकराना। जब ग्रीन हेलिश पाइथन की दानव कोर ने पार्थ के शरीर में प्रवेश किया तो उसके भीतर की ऊर्जा तुरंत हर जगह फैल गई, जिससे पार्थ का शरीर कांपने लगा। कांपना धीरे धीरे और भी हिंसक हो गया, यहां तक कि पार्थ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसका चेहरा भी पसीने से लथपथ था। हरे नारकीय अजगर की राक्षसी कोर के अंदर न केवल शुद्ध ऊर्जा थी, बल्कि भयानक जहर भी था। जब हरा तरल पार्थ के शरीर में प्रवाहित हुआ तो इसकी मजबूत संक्षारक विशेषताओं ने पार्थ के सभी आंतरिक अंगों को नष्ट कर दिया। हालांकि पार्थ ने तुरंत ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। ड्रैगन मार्क्स ने तुरंत ही सारे हरे तरल को ढक लिया और उसकी हर आखिरी बूंद को सोख लिया। लेकिन पार्थ को साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि इस बार ड्रैगन मार्क्स ने अपने द्वारा सोखे गए सारे तरल को पूरी तरह से पचाया नहीं था। उसके ऊर्जा सागर में ऊर्जाएं इधर उधर घूम रही थीं। पीक ऊर्जा सागर ग्रीन हेलिश पाइथन की दानव कोर उन मध्य ऊर्जा सागर दानव कोर के साथ तुलना नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा थी। अपने ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की मदद से इन ऊर्जाओं को पार्थ ने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया और छठा ड्रैगन मार्क पूरी तरह से बन गया था। अभी अभी बना रक्त लाल ड्रैगन मार्क लगातार कंपन कर रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह खुश था। इतना ही नहीं, सातवें ड्रैगन मार्क की छाया भी दिखाई दी। पार्थ की ताकत फिर से बढ़ गई थी और वह पीक ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं था। छठे ड्रैगन मार्क के बनने और ड्रैगन मार्क के खत्म होने के बाद दूसरे ड्रैगन मार्क ने लगभग सब कुछ पूरी तरह से पचा लिया था। उसके डेंटियन के भीतर ऊर्जा सागर के कोने पर मुट्ठी के आकार का एक हरा भरा भंवर दिखाई दिया। यह ड्रैगन मार्क्स और पार्थ की आध्यात्मिक शक्ति के साथ शांतिपूर्वक वहां रहा। यह ग्रीन हेलिश पाइथन का जहर स्रोत है। हा, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक वास्तव में अद्भुत है। इसने वास्तव में घातक जहर को अवशोषित और पचा लिया। मुझे देखने दो कि क्या मैं इस क्षमता का उपयोग कर सकता हूं। पार्थ सच में बहुत खुश था। एक विचार के साथ हरे भंवर ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे कोई निर्देश मिला हो और वह हिंसक रूप से नाचने लगा। पार्थ ने अपनी उंगली दिखाई और उसकी उंगली के सिरे पर चमकती हरी रोशनी दिखाई दी। हरी रोशनी गंधहीन थी और ग्रीन हेलिश पाइथन के जहर की तरह बदबूदार नहीं थी। पार्थ ने फिर से अपनी उंगली दिखाई। हरी रोशनी एक तेज तलवार में बदल गई और उसके ठीक सामने एक पेड़ की ओर उड़ गई। हरी रोशनी पेड़ में घुस गई और एक उंगली के आकार का छेद बना दिया। अगले ही पल पेड़ के भीतर से जंग जैसी आवाज आई और अंदर से हरा धुआं निकला। उसके कुछ समय बाद पेड़ का निचला हिस्सा पूरी तरह से काला हो गया और अपनी जीवंतता खो बैठा। पार्थ ने लापरवाही से कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ी और पेड़ पर हमला किया। पेड़ तुरंत गिर गया। अगर कोई पेड़ को उस जगह से देखे जहां से वह टूटा था तो उसे पता चल सकता था कि पेड़ का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से काला हो गया था। यह कितना भयानक जहर है। इस छिपे हुए तकनीक से मैं किसी को भी बिना पता चले मार सकता हूं। पार्थ इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था। यह ग्रीन हेलिश पाइथन का घातक जहर था और अब उसके पास इसकी क्षमता पर पूरा नियंत्रण था। यह वास्तव में एक घातक तकनीक था। अपने पिछले जन्म में पार्थ ने एक बार जहर के देवता विषदेव से लड़ाई की थी। हालांकि उसने अपनी शक्तिशाली क्षमताओं से उसे अंत में हरा दिया, लेकिन जहर के कारण वह लगभग मर ही गया। अगर वह अपने पिछले जन्म में ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना कर रहा होता तो जहर का देवता उसके लिए कोई खतरा भी नहीं बन पाता। लाभ सचमुच अद्भुत है। पार्थ को खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसने ग्रीन हेलिश पाइथन की लाश की परवाह नहीं की और पहाड़ में अपनी यात्रा जारी रखी। यहां से कुछ ही दूर एक घाटी थी। इस घाटी के ऊपर कोहरे की परतें तैर रही थीं। घाटी शांत थी और अपनी दिव्य संवेदना को स्कैन करने पर उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। बेशक पार्थ की दिव्य संवेदना अभी भी कमजोर थी और वह जो भेज सकता था वह अभी भी सीमित था। उसके लिए अभी पूरी घाटी को स्कैन करना संभव नहीं था। चलो अंदर देखें। पार्थ घाटी में कूद गया। जब वह घाटी के अंदर पहुंचा
तो उसने पाया कि घाटी में बहुत सारे गड्ढे थे, जिससे उसके लिए चलना मुश्किल हो गया था। पार्थ का शरीर एक फुर्तीली बिल्ली की तरह हिल रहा था जब वह गड्ढों से भरे क्षेत्र से गुजर रहा था। कुछ देर चलने के बाद वह एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। गुफा पूरी तरह से अंधेरे से भरी हुई थी। गुफा के भीतर से एक ठंडी और गीली सनसनी निकल रही थी। पार्थ ने अपनी दिव्य इंद्रिय से गुफा को स्कैन किया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अपनी मजबूत क्षमताओं और साहस के साथ वह गुफा में प्रवेश करने और उसकी जांच करने के लिए तैयार हो गया। उसने अंदर जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे वहां कुछ छिपे हुए खजाने मिल सकते थे। पार्थ गीली गुफा में घुसा और कुछ कदम चलने के बाद अचानक उसे अपनी रीढ़ में ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसे लगा जैसे अंधेरे में दो आंखें उसे देख रही हों। पार्थ ने तुरंत पलटकर देखा कि उसके बाईं ओर कुछ दूर पर कोई बैठा हुआ था। दो चमकदार आंखें उसे घूर रही थीं। सच में उसकी पीठ के पीछे कोई उसे देख रहा था। पार्थ ने देखा कि यह प्राणी पूरे शरीर पर सुनहरे फर से ढका हुआ था। यह घोड़े जैसा दिख रहा था, लेकिन साथ ही एक कुत्ते जैसा भी। शरीर मोटा और एक साधारण कुत्ते से कहीं ज्यादा मजबूत था, लेकिन अगर इसकी तुलना एक साधारण घोड़े से की जाए तो यह बहुत छोटा था। आगे की जांच के बाद यह वास्तव में एक कुत्ते जैसा दिख रहा था। यह कुत्ता स्पष्ट रूप से यहां रह रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी दिव्य इंद्रिय से इस जगह को स्कैन किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। पार्थ आश्चर्यचकित था और उसने इस बड़े पीले कुत्ते के प्रति अपनी सतर्कता बढ़ा दी। अपनी क्षमताओं के साथ, अपनी दिव्य संवेदना के बिना भी ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इतनी नजदीकी दूरी पर उसकी इंद्रियों से छिप सकती थी। पार्थ को और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि अपने निर्णय से वह यह बताने में असमर्थ था कि इस बड़े पीले कुत्ते का वास्तविक स्तर क्या था। शुपश। पार्थ अभी अपने मन में सोच ही रहा था कि अचानक बड़ा पीला कुत्ता हरकत में आया। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और पार्थ की तरफ काटने लगा। यह बहुत तेज था, बिजली गिरने जितना तेज। पार्थ एक बार फिर चौंक गया और उसने जल्दी से काटने से बचने की कोशिश की, लेकिन बड़े पीले कुत्ते की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। एक काटने में ही वह पार्थ के आधे नितंब को पकड़ चुका था। क्या बकवास है, पार्थ ने जोर से गाली दी। अरे, मैं कभी इस दुनिया का सबसे महान संत था, लेकिन मुझे एक कुत्ते ने काट लिया और उस कमीने ने मेरे नितंब पर काट लिया। अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। बेवकूफ कुत्ते, यहां से चले जाओ। पार्थ के नितंब में दर्द हो रहा था। वह पलटा और अपनी हथेली से वार किया। उसकी गति बहुत बढ़िया थी, लेकिन बड़े पीले कुत्ते की गति उससे भी ज्यादा थी। वह बिजली गिरने जैसी गति से बगल की ओर बढ़ा और पार्थ के नितंब को छोड़ दिया। पूह! तुम्हारा पिछवाड़ा इतना सख्त क्यों है? अरे, मेरे दांत दुख रहे हैं। पूह! बड़ा पीला कुत्ता इधर उधर ठूक रहा था। पार्थ, जो कुत्ते के सामने खड़ा था, एकदम से स्तब्ध रह गया। कुत्ता बात करना जानता था? धिक्कार है, कुत्ता बोलना जानता था। कोई भी साधारण दानव जानवर स्वर्गीय कोर बनाने और स्वर्गीय कोर क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही मानव रूप में बदल सकता है। तभी वे बोल सकते हैं। दुर्लभ रक्त रेखाओं और मजबूत मात्रा में संभावित ताकत वाले कुछ दानव जानवरों को मानव रूप में बदलने में बहुत कठिनाई होगी। आमतौर पर उन्हें मानव रूप में बदलने से पहले अपने दिव्य कोर का निर्माण करने या यहां तक कि संत क्षेत्र तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी स्थिति हो, स्वर्गीय कोर क्षेत्र अंतिम पंक्ति थी। उसके सामने खड़ा कुत्ता स्पष्ट रूप से स्वर्गीय कोर क्षेत्र में नहीं था। अगर वह होता तो पार्थ बिना किसी चोट के यहां खड़ा नहीं होता। यह एक चमत्कार था। अपने नितंबों को रगड़ते हुए पार्थ अपने सामने बड़े पीले कुत्ते को घूरता रहा। वह ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना कर रहा था, जिसके कारण उसका शरीर धातु जैसा मजबूत था। हालांकि वह कुत्ते के काटने से बच नहीं सका, लेकिन उसने इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से ढक लिया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि बड़ा पीला कुत्ता उसे चोट पहुंचाने में असमर्थ क्यों था। बड़े पीले कुत्ते, मुझे मत बताओ कि तुम वही कुत्ते हो जिसे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्य खोज रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा 10,000 मील से ज्यादा तक पीछा किया है। पार्थ ने आंखें खोलकर कहा। उसके सामने जो कुत्ता था
वह वास्तव में स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों द्वारा वर्णित कुत्ते जैसा ही लग रहा था। बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा और रक्त वास्तव में मजबूत है और तुम्हारा शरीर भी मजबूत है। निश्चित रूप से तुम मुझे अच्छे पोषक तत्व प्रदान कर सकते हो। बस वहीं खड़े रहो और हिलो मत, मुझे तुम्हें खाने दो। बड़े पीले कुत्ते ने बोलते समय पार्थ को घूर कर देखा। पार्थ को लगभग खून की उल्टी आ गई। क्या बकवास है? ये कुत्ता मुझे खाना चाहता है और ये इस तरह से बात करता है। बहुत हो गया। तुम इतने मोटे और नाजुक कुत्ते हो। अगर मैं तुम्हें भाप में पकाऊं तो स्वाद बहुत लजीज होगा। पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजर बड़े पीले कुत्ते के शरीर पर ऊपर से नीचे तक घूम रही थी, मानो वह उसके सभी अंगों की जांच कर रहा हो। बेटे, तुमने अभी क्या कहा? बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं मोटा हूं? कमबख्त, मैं मोटा हूं। क्या तुम जानते हो कि बल्क मसल्स क्या होती हैं? अगर तुमने सिर्फ इतना कहा होता कि मैं मोटा हूं तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं तुम्हारा पिता नाजुक हूं? मेरा तुम्हारे पिता का कौन सा अंग नाजुक दिखता है? मैं तुम्हारा पिता नाजुक कैसे हो सकता हूं? कमबख्त, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं तुम्हारा पिता नाजुक हूं? बहुत हो गया। आज मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। मैं तुम्हें खाऊंगा। बड़ा पीला कुत्ता उछल कूद कर रहा था। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। पार्थ, जो कुत्ते के सामने खड़ा था, इतना हैरान हुआ कि उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। उसने सिर्फ मोटा और नाजुक कहा। इस कुत्ते की प्रतिक्रिया इतनी ज्यादा क्यों थी? वूश! बड़ा पीला कुत्ता वाकई पागल था। वह इसलिए पागल था क्योंकि किसी ने कहा था कि वह मोटा और नाजुक है। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी की किरणें निकल रही थीं। आंखें क्रूरता व्यक्त कर रही थीं। उसने कसम खाई कि वह आज उस बच्चे को खा जाएगा जिसने कहा था कि वह मोटा और नाजुक है। पार्थ की अभिव्यक्ति बदल गई। इस बड़े पीले कुत्ते की आभा से उसे स्पष्ट रूप से एक पवित्र कोर का आभास हो रहा था। यह एक ऐसी कोर थी जो रक्तवंश से आई थी। अगर यह कोई और होता तो वे इस कोर को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन पार्थ एक संत था और उसने सभी प्रकार के राक्षस जानवरों को देखा था। उसके सामने वाला कुत्ता स्पष्ट रूप से असामान्य था। जब उसने पवित्र कोर को महसूस किया तो उसके डेनेटियन के भीतर ड्रैगन मार्क्स थोड़ा कंपन करने लगे। ड्रैगन हॉर्स! ये कुत्ता ड्रैगन हॉर्स है। हे भगवान, मैं भाग्यशाली हूं। पार्थ का मन तुरंत खुशी से भर गया। अब वह बता सकता था कि इस कुत्ते में प्राचीन ड्रैगन हॉर्स की वंशावली है। ड्रैगन हॉर्स स्वर्गीय ड्रैगन और स्वर्गीय घोड़े का उत्तराधिकारी था और यह एक दुर्लभ प्राणी था जो प्राचीन युग में और भी दुर्लभ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ ड्रैगन हॉर्स वारिस देखने को मिलेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कुत्ता घोड़े जैसा दिखता था। ड्रैगन हॉर्स घोड़ों या ड्रैगन से ज्यादा कुत्तों जैसा दिखता था। अगर मैं इस कुत्ते को मार सकता हूं और इसके रक्त को अवशोषित कर सकता हूं तो ड्रैगन परिवर्तन तकनीक एक अकल्पनीय स्थिति में विकसित हो सकेगा। यह जड़ों से रूपांतरित हो जाएगा और मैं भगवान द्वारा दी गई ड्रैगन हॉर्स क्षमता भी ले सकता हूं। पार्थ बहुत उत्साहित था। उसने फैसला किया कि उसे इस कुत्ते को मारना चाहिए और उसका खून पीना चाहिए। इसलिए एक आदमी और एक कुत्ते के बीच गुफा के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। एक आदमी को खाना चाहता था और दूसरा उसका खून पीना चाहता था। सुपश! बड़े पीले कुत्ते ने हमला किया। वह सुनहरी बिजली की तरह आगे बढ़ा और तुरंत पार्थ के सामने आ गया। इस बार बड़े पीले कुत्ते ने अपना मुंह नहीं खोला, बल्कि अपने सिर का इस्तेमाल करके हमला किया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने सिर से पार्थ को मारना चाहता था। हम पार्थ ने एक ठंडी कूबड़ निकाली और मन ही मन बेवकूफ कुत्ते को डांटा। तुम मुझ पर हमला करने के लिए अपने शरीर के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सिर का इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मौत की तलाश करने जैसा ही है। बड़े पीले कुत्ते की गति तेज थी और अगर कोई और होता तो वह इस हमले पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। हालांकि पार्थ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। एक बार काटे जाने से उसकी उम्मीदें बढ़ गई थीं, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसके ऊर्जा सागर में ड्रैगन के निशान हिल गए। पार्थ ने अपनी पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी से हिंसक प्रहार किया और लोहे की मुट्ठी इस बड़े पीले कुत्ते के सिर पर जा लगी। झनकार!
टक्कर के कारण धातु के टकराने जैसी आवाज आई। उनकी विशाल टक्कर के नीचे से आग की चिंगारी निकली और पार्थ और बड़ा पीला कुत्ता दोनों पीछे हट गए। बैंग बैंग! दो धमाके हुए और पार्थ और बड़ा पीला कुत्ता दोनों गुफा की दीवार से टकरा गए। इस जोरदार टक्कर से पूरी गुफा हिलने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने से गुफा धूल से ढक गई। पार्थ और बड़ा पीला कुत्ता एक दूसरे को अचंभित भाव से देखने लगे, खासकर पार्थ। उसे पता था कि अभी अभी उसके मुक्के में कम से कम 50,000 किलोग्राम बल था। कुत्ते का सिर वाकई बहुत कठोर था और प्रभाव ने उसके हाथ को सुन्न कर दिया था। बड़े पीले कुत्ते ने भी पार्थ को घूर कर देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा यह युवक इतना शक्तिशाली होगा। उसका शरीर भी लगभग उसके जितना ही मजबूत था। इस युवा साथी से किसी शीर्षस्थ व्यक्ति की आभा निकलती है। वह जन्मजात किंग जैसा है, लेकिन यह वास्तव में उसकी उम्र से मेल नहीं खाता। इसके अलावा इस साथी की युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, इसलिए यदि मैं उसे खा लूं तो मुझे निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। बड़े पीले कुत्ते ने मन ही मन सोचा। हालांकि वह पार्थ की ताकत से हैरान था, लेकिन पार्थ की ऊर्जा की उच्च मात्रा और शक्तिशाली रक्त ने उसे और भी भूखा बना दिया था। युवक, यह जगह बहुत छोटी है, हम यहां ठीक से नहीं लड़ सकते, चलो बाहर लड़ें। बड़े पीले कुत्ते ने कहा। ठीक है, चलो बाहर चलें। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। उसे भी लगा कि यह एक अच्छा विचार है। एक मनुष्य और एक कुत्ता गुफा से बाहर निकलकर खुली घाटी में चले गए। झपट्टा! प्राचीन जानवरों की तरह मोटी खाल वाले दो प्राणी एक ही समय में एक दूसरे पर टूट पड़े। उन्होंने लड़ाई शुरू करने के लिए सबसे अनोखे और क्रूर तरीके अपनाए। खनक खनक खनक! जल्द ही इंसान और कुत्ते के बीच लड़ाई बहुत तीखी हो गई। एक इंसान को खाना चाहता था, जबकि दूसरा उसे मारकर उसका खून पीना चाहता था। जब भी वे आपस में टकराते, धातु के टकराने की आवाजें आती और आग की चिंगारी निकलती। अरे, क्या तुम्हारे बेवकूफ कुत्ते की खाल धातु से बनी है? पार्थ ने जोर से डांटा। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत और हृष्टपुष्ट था, लेकिन उसे लगा कि यह बेवकूफ कुत्ता उसका गौरव छीनने के लिए भेजा गया था। जब उसने अपनी हथेली उसके शरीर पर मारी तो वह उसे केवल पीछे की ओर धकेल सका, लेकिन उसने उसे जरा भी दर्द नहीं पहुंचाया। तुम जैसे बदमाश ने अपने शरीर को कैसे प्रशिक्षित किया? तुम जरूर किसी शक्तिशाली तकनीक के साथ साधना कर रहे होगे। मुझे बताओ कि वह कौन सा तकनीक है और मैं तुम्हें तुरंत मौत दे दूंगा। बड़े पीले कुत्ते ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह कमतर है, लेकिन जितना अधिक वह लड़ता गया उतना ही अधिक डरता गया। बेवकूफ कुत्ते, मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगा। सिंगल सोलर फिंगर! पार्थ ने जोर से चिल्लाया और अपनी सिंगल सोलर फिंगर को बाहर निकाला। विशाल सुनहरी उंगली एक विशाल धातु के खंभे की तरह थी, जो आकाश को छूने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। फिर वह बड़े पीले कुत्ते की ओर उड़ने लगी। पृथ्वी रैंक युद्ध तकनीक? जवान आदमी, तुम वास्तव में एक साधारण आदमी नहीं हो। बड़ा पीला कुत्ता जानकार था। वह एक नजर में ही सिंगल सोलर फिंगर के स्तर को बता सकता था, लेकिन वह हमले से कभी नहीं डरा। बड़े पीले कुत्ते ने अपना मुंह खोला और एक सुनहरी किरण थूकी। सुनहरी किरण तुरंत फैल गई और लगभग सिंगल सोलर फिंगर जितनी बड़ी किरण बन गई। फिर वह सिंगल सोलर फिंगर किरण की ओर उड़ने लगा। टकराना! एकल सौर उंगली और विशाल स्वर्ण किरण एक दूसरे से टकराए सुनहरी रोशनी घाटी को भर रही थी। विशाल विस्फोटों की गूंज हुई और पूरी घाटी हिलने लगी। यहां तक कि घाटी की सीमा पर मौजूद कुछ कमजोर राक्षस जानवर भी भयभीत भाव से भाग गए। बैंग बैंग बैंग! झड़प के बाद घाटी में हर जगह विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। रोशनी इतनी तेज थी कि आसमान भी जगमगा उठा और घाटी में हर जगह खाइयां दिखाई दे रही थीं। एक इंसान और कुत्ते के बीच यह लड़ाई बेहद तीव्र थी। पार्थ ने अपनी सारी क्षमताएं इस्तेमाल कर ली थीं। उसने ब्लैक सोल रिपर भी निकाल लिया, लेकिन अंत में वह बड़े पीले कुत्ते के एक भी बाल को चोट नहीं पहुंचा सका। पार्थ ने ग्रेट सोल डेरिवेशन स्किल का भी इस्तेमाल किया और अपनी कोर का दबाव डाला, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो बड़े पीले कुत्ते ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। यह तो पागलपन है, पार्थ ने जोर से डांटा। अपनी ताकत से वह बिना ज्यादा मेहनत के अर्ली नश्वर कोर योद्धा को मार सकता था,
लेकिन अब वह एक कुत्ते को भी नहीं मार सकता। इससे वह वाकई नाराज हो गया। भाड़ में जाओ, तुम पागल हो। बड़ा पीला कुत्ता तेजी से सांस ले रहा था। वह निराश और क्रोधित भी था। उसने आज असंभव देखा था, मध्य ऊर्जा सागर क्षेत्र में एक मानव जो नश्वर कोर योद्धा की लड़ाकू शक्ति के साथ साथ एक अजीब तरह से मजबूत कोर और सुपर संवेदनशील इंद्रियों के साथ था। ऐसा लगता है कि अगर मैं इस कुत्ते को मारना चाहता हूं तो मुझे यह चाल अपनानी होगी। पार्थ ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक कपटी मुस्कान उभर आई। इस समय केवल अपने शरीर में मौजूद जहर का इस्तेमाल करके ही वह इस कुत्ते को मार सकता था। एक ही मानसिक विचार से उसके ऊर्जा सागर में हरा भंवर चलने लगा। उसकी हथेली पर हरे रंग की जहरीली गैस दिखाई दी। क्र! बड़े पीले कुत्ते ने गुर्राहट के साथ पार्थ की ओर छलांग लगाई, जैसे कोई तीर धनुष से छूट गया हो। यह मेरा मौका है। पार्थ के चेहरे पर कपटी मुस्कान बढ़ गई। जब बड़ा पीला कुत्ता उसके करीब आया तो उसने अचानक बड़े पीले कुत्ते के सिर में जहरीली गैस मार दी। अरे पागल, यह क्या है? बड़े पीले कुत्ते ने अपना शरीर घुमाया और एक तरफ रुक गया। उसने अपना मुंह खोला और उल्टी करना शुरू कर दिया। अरे, ये तो बहुत कड़वा है। ये कैसा जहर है? बहुत कड़वा है ब्लर्ग। मैं उल्टी से मर जाऊंगा। बड़ा पीला कुत्ता उल्टी करता रहा। उल्टी से जो कुछ निकला वह हरा कीचड़ था। उल्टी करते समय वह गाली देना नहीं भूला, लेकिन कुत्ते के सामने खड़ा पार्थ पूरी तरह से चौंक गया। अरे यार, इससे तो उसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। पार्थ के मन में हार की प्रबल भावना भर गई। यह ग्रीन हेलिश पाइथन का जहर था और इसे सभी जहरों का राजा भी कहा जाता है। यह पहली बार था जब उसने इससे हमला किया, लेकिन फिर भी यह कुत्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सका। इससे केवल उसे उल्टी हुई यह हार का एहसास था। यह पागलपन है। इस युवा के पास इतनी सारी तरकीबें क्यों हैं? वह तो जानलेवा जहर से भी हमला कर सकता है। जब बड़े पीले कुत्ते ने उल्टी करना बंद कर दिया तो वह भी उदास महसूस करने लगा। बेवकूफ कुत्ते, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। पार्थ ने अपने दांत पीस लिए और फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। एक इंसान और कुत्ते के बीच भीषण लड़ाई जारी रही। 10 मिनट बाद इंसान और कुत्ता एक दूसरे को घूर रहे थे। पार्थ तेजी से सांस ले रहा था, जबकि बड़े पीले कुत्ते की जीभ बाहर निकली हुई थी और थकावट के कारण लार हर जगह उड़ रही थी। भाड़ में जाओ, तुम पागल हो। मैं अब और नहीं लड़ना चाहता। मैं थक गया हूं। इतना कहकर बड़ा पीला कुत्ता फर्श पर लेट गया। मैं भी अब और लड़ना नहीं चाहता। पार्थ भी फर्श पर बैठ गया। इस बड़े पीले कुत्ते के साथ लड़ाई ने उसे बहुत थका दिया था। युवक, हालांकि मैं आज तुम्हें खाने में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन मैं एक अच्छी लड़ाई लड़ने में कामयाब रहा। बड़े पीले कुत्ते ने कहा। हां, मैं भी। पार्थ ने उस भावना से इनकार नहीं किया। जब से उसका पुनर्जन्म हुआ है तब से वह कई लड़ाइयों से गुजरा है, लेकिन उसे आज जैसी अच्छी लड़ाई का अनुभव अभी तक नहीं हुआ था। इस बड़े पीले कुत्ते के साथ लड़ाई ने उसे बहुत सुखद अनुभव दिया। युवक, ऐसा लगता है कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाने का फैसला किया है। तुम क्या सोचते हो? जल्दी करो। क्या तुम्हें अपने गुरु के सामने झुकना नहीं चाहिए? बड़े पीले कुत्ते ने कहा। कृपया बेवकूफ, जाओ, पेशाब करो और अपने आप को देखो। पार्थ ने तुरंत प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह कुत्ता वाकई घिनौना था। अभी कुछ देर पहले वे एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वह उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। उसे यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? इसके अलावा अगर वह वाकई कुत्ते को अपना मालिक मानता तो वह भविष्य में लोगों का सामना कैसे कर सकता था? क्या बात है, मेरी शक्ल सूरत में क्या गड़बड़ है? मैं एक ताकतवर इंसान हूं और मेरा शरीर मांसल है। मेरा व्यक्तित्व स्टाइलिश है। तुम्हें नहीं पता कि कितनी जवान लड़कियां मेरे साथ संबंध बनाने के लिए रोती हुई आई हैं। तुम्हें नहीं पता कि मेरे प्रस्ताव की सराहना कैसे करनी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नजर से देखने की। बड़े पीले कुत्ते को तुरंत गुस्सा आ गया। पार्थ तुरंत हंस पड़ा। यह कुत्ता न केवल घृणित था बल्कि आत्ममुग्ध भी था। बेशक, तुम मेरा मानव पालतू बनना भी चुन सकते हो। अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है तो मैं उसे काटकर मार डालूंगा। बड़े पीले कुत्ते ने अपने परम आत्मकामी व्यक्तित्व के साथ कहा। भाड़ में जाओ,
पार्थ के माथे पर कुछ काली रेखाएं उभर आईं। अरे बेवकूफ कुत्ते, मुझे लगता है कि हमारी शुरुआत खराब रही, लेकिन मैं तुमसे कुछ उधार लेना चाहता हूं। पार्थ ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उसे देखकर लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता। बड़े पीले कुत्ते ने पार्थ को सीधे अस्वीकार कर दिया। पार्थ दंग रह गया। वह खुद को फिर से लड़ाई शुरू करने से नहीं रोक पाया। बेशक वह जानता था कि अगर वे अगले 3 दिनों तक भी लड़ते रहे तो भी अंतिम परिणाम वही होंगे। तुम क्या उधार लेना चाहते हो? बड़े पीले कुत्ते ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारा खून। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे दे दो, एक पूरा कटोरा। पार्थ ने मासूम हंसी के साथ जवाब दिया। भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें मुफ्त में पेशाब से भरा एक कटोरा दे सकता हूं। बड़े पीले कुत्ते ने अपने पैर हवा में ऊपर उठाते हुए कहा। एक शक्तिशाली वस्तु हवा में हिल रही थी। पार्थ के माथे पर काली रेखाएं और भी मोटी हो गईं। अब उसे पता चल गया था कि इस बेवकूफ कुत्ते से कुछ पाना नामुमकिन है। अगर पार्थ इस कुत्ते से बहस करता रहा तो यह एक अंतहीन कहानी बन जाएगी। वह खड़ा हुआ और अपनी पीठ से कुछ धूल झाड़ दी। उसने पहाड़ में बिताए समय का अनुमान लगाया और पाया कि उसने लगभग 2 घंटे बिताए थे। अब उसके लिए वापस जाने का समय आ गया था। जयेश का लक्ष्य पार्थ था। अगर वह पार्थ को नहीं ढूंढ पाता तो वह निश्चित रूप से यान परिवार के लोगों पर अपना गुस्सा निकालता। इसके अलावा 2 परिवारों के बीच के रिश्ते के कारण एक बार जब वे मिल जाते हैं तो जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई अपरिहार्य हो जाती है। पार्थ नहीं चाहता था कि यान परिवार के सभी लोग यहां मर जाएं। बच्चे, तुम कहां जा रहे हो? यह देखकर कि पार्थ जाना चाहता है, बड़े पीले कुत्ते ने तुरंत पूछा। वापस जा रहा हूं। पार्थ ने अपना शरीर तानकर चलना शुरू किया। बड़ा पीला कुत्ता फर्श से उछलकर उसके पीछे चलने लगा। बेवकूफ कुत्ते, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम एक और लड़ाई चाहते हो? पार्थ ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। मैं जहां चाहूं जा सकता हूं, यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। बड़े पीले कुत्ते ने पार्थ का उपहास किया। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और कुत्ते पर ध्यान देना बंद कर दिया। वह घाटी के निकास की ओर चला गया और बड़ा पीला कुत्ता उसके पीछे पीछे चल रहा था। इतने लंबे समय तक कुत्ते से लड़ने के बाद भी उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। लेकिन पार्थ ने इस विचार को अस्वीकार नहीं किया। यह आदमी एक ड्रैगन हॉर्स था। उसके पीछे चलना अच्छी बात थी और पार्थ को उसका खून पीने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। यह सोचते हुए पार्थ अचानक खुद को हंसने से नहीं रोक सका। बच्चे, तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम मुझसे कुछ छीनने के बारे में सोच रहे होगे। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, इस बारे में कभी मत सोचना। मैं तुम्हारा अनुसरण कर रहा हूं क्योंकि तुम में कुछ क्षमताएं हैं और हो सकता है कि तुम एक दिन मुझे अपना गुरु बनाने का फैसला करो। बड़े पीले कुत्ते ने कहा। तो फिर तुम्हें बस इसके लिए इंतजार करना होगा। पार्थ ने अपने कंधे उचका दिए। एक इंसान और एक कुत्ता घाटी से निकलकर उस इलाके की ओर बढ़े जहां यान परिवार के लोग रहते थे। बेवकूफ कुत्ते, तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी क्यों है? बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मुझे बेवकूफ कुत्ता कहना बंद करो। मेरा एक नाम है, मेरा नाम बिग येलो है। हाँ, यह कुत्ते के लिए उपयुक्त नाम है। बच्चे, क्या तुम्हारे नितंब पर फिर से खुजली हो रही है? ठीक है, ठीक है, बिग येलो अभी भी एक कुत्ता है। भाड़ में जाओ। दूसरी ओर घने जंगल में भीषण लड़ाई चल रही थी। यान परिवार के 3 आदमी एक दूसरे के बगल में खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके शरीर पर जगह जगह घाव थे। खून बह रहा था। उनके सामने 5 आदमी खड़े थे। ये वालिया परिवार के लोग थे। उन सभी के पास एक चमकदार लंबी तलवार थी और उनके चेहरों पर अत्याचारी मुस्कान थी। यह एक आकलन है और दानव जानवरों को मारने के बजाय तुम लोग यहां तुम्हें मारने की कोशिश करने आए हो। तुम नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। यान परिवार के एक व्यक्ति ने क्रोधित भाव से कहा। हाँ, नियम। मुझे तुम्हें यह बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि भाई जयेश ने हमें एक आदेश दिया है। आज हम यान परिवार के सभी पुरुषों को मार देंगे। तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। छोटे से समूह का नेतृत्व करने वाला युवक बोलते हुए जोर से हंसा। उसकी नजर में उसके सामने खड़े तीनों लोग बर्बाद हो चुके थे।
वालिया परिवार के लोगों की बातें सुनकर यान परिवार के लोगों के चेहरे पर भाव तुरंत बदल गए। वालिया परिवार ने इस आकलन का उपयोग करके यान परिवार की युवा पीढ़ी के सभी प्रतिभाशाली लोगों को मारने की योजना बनाई। जयेश की योजना बहुत क्रूर थी। हमारा काम हो गया। ऐसा लग रहा है कि आज हम सब यहीं मर जाएंगे। उनमें से एक आदमी ने अपना चेहरा पीला करके कहा, हाँ हाँ, ये सही है। ये जानना तुम्हारे लिए अच्छा है। वास्तव में न केवल तुम बल्कि यान परिवार के सभी पुरुष आज मरने वाले हैं, यहां तक कि देव भी। पार्थ भी मर जाएगा। भाई जयेश वर्तमान में उसकी तलाश कर रहे हैं और वह पार्थ को 1000 टुकड़ों में फाड़ने जा रहे हैं। वालिया परिवार समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अहंकार पूर्वक हंसने लगा। यमन, हम दोनों उन्हें व्यस्त रखने की पूरी कोशिश करेंगे। जब भी मौका मिले तुम्हें भाग जाना चाहिए। भाई देव को खबर बताओ और उनसे कहो कि जब तक हो सके भाग जाएं। यान परिवार समूह में से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका चेहरा उग्र हो गया, जो पहले से ही अंतिम लड़ाई के लिए तैयार था। ऐसा आदमी जो मुश्किल समय में किसी दूसरे की सुरक्षा के बदले में अपनी जान जोखिम में डाल दे, भले ही बचने का एक छोटा सा मौका ही क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति था जिसका सभी को सम्मान करना चाहिए। नहीं, हम साथ साथ मरेंगे। मैं अकेले नहीं बचूंगा। यमन के चेहरे पर भी एक क्रूर भाव था। उसे पता था कि वह एक और दिन नहीं जी पाएगा, इसलिए उसने अंत तक लड़ने का फैसला किया था। यह वाकई दिल को छू लेने वाली बात है। चिंता मत करो, तुम सब एक साथ मरोगे। उन्हें मार डालो। लीडर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसके बगल में खड़े 2 युवकों ने अपनी तलवार हवा में ऊंची उठाई और यमन और बाकी लोगों की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। झपट्टा! दूर से 2 चमकीली किरणें एक गहरी ध्वनि के साथ आईं। 2 सुनहरी किरणें बिजली के 2 बोल्टों की तरह आईं और दोनों पुरुषों की भौहों के बीच में लगीं। झपट्टा! झपट्टा! 2 तीखी आवाजें गूंज उठीं। वे लोग अभी भी खड़े थे, लेकिन उनके शरीर जम गए थे। उनकी भौहों के बीच खून से भरे उंगलियों के आकार के छेद थे। छेद से खून बहता रहा। मस्त है। अगले ही पल दोनों व्यक्ति जमीन पर गिर पड़े। जमीन उनके खून से लथपथ हो गई। वहां तुरंत सन्नाटा छा गया। यमन और 2 अन्य व्यक्ति, जिन्हें लगा कि वे निश्चित रूप से मर जाएंगे, जमीन पर पड़े लोगों के शवों को घूर रहे थे। वे चौंक गए और उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ। वालिया परिवार के तीनों लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जब उन्होंने देखा कि उनके साथी कैसे मर गए, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी ठंडक महसूस हुई। मरने वाले दोनों लोग ऊर्जा सागर योद्धा थे, लेकिन उन्हें बिना यह जाने ही मार दिया गया कि क्या हुआ। इससे उन्हें क्या पता चला? इससे उन्हें पता चला कि जिस आदमी ने अभी उन पर हमला किया था, वह उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। तुमने अभी जो कहा वह सही था। तुम में से कोई भी आज से आगे नहीं जीने वाला है। कुछ पेड़ों के पीछे से आवाज सुनाई दे रही थी। यमन और 2 अन्य लोगों ने अपना सिर घुमाया और देखा कि सफेद लबादा पहने एक युवक आराम से उनकी ओर चला आ रहा है। उसके पीछे एक बड़ा पीला कुत्ता था। यह बड़े भाई पार्थ हैं। यमन और बाकी 2 आदमी खुशी से चिल्ला उठे। हालांकि पार्थ उनसे छोटा था, लेकिन उसकी योग्यताएं निश्चित रूप से ज्यादा थीं, इसलिए उन्हें अभी भी उसे बड़ा भाई कहना पड़ा। इस खुशमिजाज तिकड़ी के विपरीत वालिया परिवार के सभी पुरुषों के चेहरे पर राख जमी हुई थी। पार्थ को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे मौत को देख रहे हों। उनकी क्षमताओं के साथ पार्थ से टकराना मूल रूप से मौत से टकराने के समान था। समूह का लीडर पहले ही अपना सारा अहंकार खो चुका था। अब वह डर गया था और कांप रहा था। उसके दोनों पैर कांप रहे थे। बड़े भाई पार्थ, यमन ने कहा। पार्थ ने वालिया परिवार के लोगों की ओर चलने से पहले अपना सिर हिलाया। मैंने सुना है कि तुम इस पहाड़ में यान परिवार के सभी लोगों को मारने जा रहे हो, खासकर मुझे। नहीं नहीं, यह सही नहीं है। हालांकि ऊर्जा सागर योद्धा लीडर की युद्ध शक्ति बहुत अच्छी थी, लेकिन वह अभी अभी इस स्तर तक पहुंचा था। उसके और प्रवीण के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। प्रवीण खुद से ज्यादा ताकतवर था और ऊर्जा सागर क्षेत्र में भी था, लेकिन उसे पार्थ ने आसानी से मार दिया। तीनों डर के मारे मर गए। पार्थ केवल उनके सामने खड़ा था, लेकिन वे बहुत डरे हुए थे। पीसस! वालिया परिवार के 3 लोगों में से एक के मुंह से पेशाब की बदबू आ रही थी।
उनमें से एक व्यक्ति जो दोनों पैरों से कांप रहा था, वह अत्यधिक भय के कारण अपनी पैंट में ही पेशाब कर रहा था। क्या बकवास है! यह पक्षी आदमी वास्तव में बेकार है। वह ऊर्जा सागर योद्धा है। वह इस तरह से खुद को कैसे पेशाब कर सकता है? बड़ा पीला कुत्ता अब खुद को रोक नहीं सका। उसने तुरंत अपनी घृणा व्यक्त की। एक कुत्ता जो बोल सकता था, इसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। रुको, यह कुत्ता जाना पहचाना लग रहा है, जैसे हमने इसे कहीं देखा हो। नहीं, कहीं से इसके बारे में सुना है। बड़े पीले, वे सब तुम्हारे हैं। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और फिर मुड़कर यमन और दूसरे 2 आदमियों की ओर चल पड़ा। उसने वालिया परिवार के 3 आदमियों की तरफ एक बार भी नहीं देखा। बिग येलो हमला करने वाला था। उसे इन तीनों आदमियों के भाग्य के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। वाह काका! बिग येलो उत्साह से हंसने लगा। अभी अभी उसके और पार्थ के बीच हुई भीषण लड़ाई से वह कुछ भी अच्छा हासिल नहीं कर पाया था। वह वाकई ऊब गया था, और अब पार्थ ने उसे इतना अच्छा मौका दिया है। अब वह उसे अपना अच्छा दोस्त मानता है। झपट्टा! बिग येलो ने बिना किसी दया के उन लोगों की ओर छलांग लगाई। वालिया परिवार का ऊर्जा सागर योद्धा बिग येलो के सामने कुछ नहीं कर सका। उसे तुरंत जमीन पर धकेल दिया गया। यह बड़ा पीला कुत्ता वास्तव में क्रूर था। उसने अपना मुंह खोला और युवक के सिर पर काट लिया। पूरा सिर अपने मुंह में डाल लिया। आह! बड़े पीले कुत्ते के मुंह से एक भयानक चीख निकली और उसके बाद हड्डियां टूटने की आवाज आई। उस युवक का सिर बड़े पीले कुत्ते ने काट लिया था। गर्दन से खून फव्वारे की तरह बह रहा था, जो कम से कम 1 मीटर दूर तक जा रहा था। फूह! बिग येलो ने फिर अपने मुंह से सिर बाहर थूक दिया। युवक की खोपड़ी कुछ मीटर दूर उड़ गई। चेहरा आसमान की ओर देख रहा था। चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखें खुली हुई थीं। श्श! पार्थ को छोड़कर सभी की रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। यह बड़ा पीला कुत्ता बहुत क्रूर था। वालिया परिवार के 2 लोग डर के कारण स्तब्ध हो गए थे। भले ही वे मौत से नहीं डरते थे, लेकिन वे मौत के कारण से डरते थे। इस युवक के भयानक अंत ने उन्हें लगभग डरा दिया था। बड़े पीले कुत्ते को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे कितने डरे हुए थे। उसने अपने चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान दिखाई, अपना बड़ा मुंह खोला और अपने सफेद दांत दिखाए। फिर वह आगे बढ़ा और दूसरे आदमी का सिर काट लिया। हाँ, आखिरी आदमी ने अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया। हालांकि वह एक ऊर्जा सागर योद्धा था, लेकिन वह अब तक एक कांच के घर में पला बढ़ा था। उसने शायद ही कभी अपने सामने कोई हत्या होते देखी हो। इतनी क्रूर मौत का दृश्य तो दूर की बात है। उसका दिमाग पार्थ से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। सिर्फ वही नहीं, यमन और दूसरे 2 लोगों के चेहरे भी डर के मारे पीले पड़ गए थे। वे बड़े पीले कुत्ते की क्रूरता के आदी नहीं थे। भाड़ में जाए तेरी मां! तू इस तरह कैसे बेहोश हो सकता है? अगर तू बेहोश भी हो गया तो भी तू मर ही जाएगा, बड़े पीले कुत्ते ने कहा। फिर उसने अपने खुर से उस आदमी के सिर पर वार किया, जिससे उसका सिर टुकड़ों में बिखर गया। आह! तुम तो बस एक कुत्ते हो। तुम इतने क्रूर क्यों हो? क्या तुम थोड़ा नरम नहीं हो सकते? पार्थ ने अपना सिर हिलाया। यह बेवकूफ कुत्ता इन 3 आदमियों को मारने के लिए दूसरे तरीके भी अपना सकता था, लेकिन इसके बजाय वह सिर्फ उनके सिर पर निशाना साधता रहा। तुम कैसे कह रहे हो कि मैं क्रूर हूं? मैंने उन्हें एक त्वरित, दर्द रहित मौत दी। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं क्रूर हूं? मैं, तुम्हारा पिता, दयालु हूं। क्या तुम जानते हो दया क्या होती है, बच्चे? बड़े पीले कुत्ते को तुरंत दुख महसूस हुआ। उसने अपना सिर हवा में ऊंचा उठाया और पार्थ से बहस करने लगा। पार्थ के माथे पर तुरंत काली रेखाएं उभर आईं। चुप रहो! तुम मुझे, अपने पिता को परेशान कर रहे हो। अपना मुंह बंद करो। मुंह मेरे, तुम्हारे पिता के शरीर पर है। मैं, तुम्हारा पिता, जो चाहे कह सकता हूं। तुम्हारे पिता ने लोगों को मारने में तुम्हारी मदद की है, लेकिन तुम बच्चे अभी भी यह कहना चाहते हो कि मैं, तुम्हारा पिता, क्रूर हूं। तुम सच में बेरहम हो। बड़ा पीला कुत्ता बहस करता रहा। ठीक है, तुम दयालु थे। तुम दुनिया के सबसे दयालु कुत्ते हो। क्या यह ठीक है? पार्थ ने जल्दी से अपनी गलती मान ली। हालांकि वह इस कुत्ते को लंबे समय से नहीं जानता था, लेकिन वह इस कुत्ते के व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझता था।
अगर वह उससे बहस करना शुरू करता तो बहस कई सालों तक चलती। यमन और पार्थ के पीछे खड़े दो अन्य लोगों के मुंह खुले रह गए। यह अजीब कुत्ता कहां से आया? यह वाकई अजीब था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पार्थ के साथ इसका बहुत अच्छा रिश्ता था। अगर तीनों को पता होता कि कुछ समय पहले ही वह आदमी और कुत्ता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, तो अब तक वे अवाक रह जाते। उनके बीच एक सुखद लड़ाई ने ही अच्छे रिश्ते की नींव रखी थी। बड़े भाई पार्थ, जयेश इस पहाड़ में यान परिवार के सभी लोगों को मारना चाहता है। अगर वह व्यक्तिगत रूप से हमला करता है तो बड़े भाई देव खतरे में पड़ जाएंगे। हमें बड़े भाई देव और बाकी लोगों को जल्दी से ढूंढना होगा। यमन ने चिंतित भाव से कहा। ठीक है, चूंकि यह जयेश खेलना चाहता है, इसलिए हम उसके साथ खेलेंगे। आज मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वालिया परिवार के सभी पुरुष यहीं मर जाएं। उनमें से कोई भी यहां से जीवित नहीं जाएगा। पार्थ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक दूसरे की आंखों में हल्की सी कांव पहुंच देखी। जयेश की तुलना में यह व्यक्ति कहीं ज्यादा क्रूर था। बड़े भाई पार्थ, वालिया परिवार के 13 आदमी हैं। उनमें से 5 अभी अभी मर गए और अभी भी उनमें से 8 बचे हैं। अभी अभी उस आदमी के अनुसार बाकी आदमी एक साथ इकट्ठे हुए हैं और वे हमें एक एक करके मारने की योजना बना रहे हैं। यमन ने कहा। क्या तुम जानते हो कि देव और बाकी लोग कहां हैं? पार्थ ने पूछा। हाँ, यमन ने उत्तर दिया। चलो चलें, वालिया परिवार के लोग भी उसी ओर जा रहे होंगे, पार्थ ने कहा। वालिया परिवार के लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। उसे यान परिवार के अन्य सदस्यों को जल्दी से ढूंढना था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो यान परिवार को बहुत नुकसान उठाना पड़ता। यमन और अन्य 2 लोगों को इस स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से पता था। अगर पार्थ थोड़ी भी देर करता तो उसे केवल कुछ लाशें ही मिलतीं। जंगल के दूसरी तरफ लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यान परिवार के 7 लोगों का नेतृत्व देव कर रहा था। उनके सामने वालिया परिवार के 8 लोग थे, जिनका नेतृत्व जयेश कर रहा था। यह आकलन दोनों परिवारों के बीच जीवन मरण की लड़ाई में बदल गया था। देव यान परिवार की युवा पीढ़ी का नंबर 1 व्यक्ति था, इसलिए वह निश्चित रूप से कुछ हद तक बुद्धिमान होगा। उसने पहले ही वालिया परिवार की असामान्य हरकतों को नोटिस कर लिया था। यही कारण था कि उसने अपने सभी लोगों को बड़ी तेजी से इकट्ठा किया था। जयेश ने भी यान परिवार की हरकतों को नोटिस किया था। यही वजह थी कि उसने अपने सभी आदमियों को एक साथ इकट्ठा किया था। उसका लक्ष्य एक घातक प्रहार करना था, इसलिए दोनों समूह यहां मिले थे। यमन और अन्य 2 लोग यहां से बहुत दूर थे। यही वजह थी कि वे वालिया परिवार के लोगों से टकरा गए थे, इससे पहले कि वे दूसरों के साथ समूह में शामिल हो पाते। सौभाग्य से पार्थ उन्हें महत्वपूर्ण समय पर बचाने में सक्षम था। जयेश, ऐसा करके तुम इस मूल्यांकन के नियमों को तोड़ रहे हो। देव का चेहरा उदास था। आज की स्थिति यान परिवार के लिए बुरी थी। जयेश एक नश्वरकोर योद्धा था। वह अकेले ही उनमें से हर एक को मार सकता था। नियम, तुम सभी को मारने के बाद स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सभी उम्मीदवार वालिया परिवार से होंगे। इसके अलावा मैं पहले ही नश्वरकोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन अब मैं जो जानना चाहता हूं वह यह है कि पार्थ कहां है। जयेश ने ठंडे स्वर में कहा।